हाँ। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो सुनसान रेलवे स्टेशनों और आधी रात के सन्नाटे से जुड़े डर को कुरेदती है। हमारे हाथ में जो स्रोत है वो एक लेख है, भद्रकाली की 2.17 वाली भूतिया ट्रेन। अच्छा। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर मतलब डर पैदा कैसे होता है। हाँ। कैसे एक लेखक शब्दों से हमारे दिमाग में वो बेचैनी, घबराहट हाँ। और खौफ का माहौल बना सकता है। और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि रेलवे स्टेशन, खासकर जो पुराने और वीरान हो, हाँ बिल्कुल। वो हमेशा से कहानियों का केंद्र रहे हैं। उन्हें एक तरह से दो दुनियाओं के बीच की जगह माना जाता है, एक जहां से जिंदगी आगे बढ़ती है और दूसरी जो अतीत में अटकी हुई है। सही। ये कहानी इसी विचार को पकड़कर एक आम सी जगह को एक भयानक अनुभव में बदल देती है। तो चलिए इसी अनुभव को परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक किरदार से, आरव से। वो रात के 2:05 पे भद्रकाली नाम के एक सुनसान स्टेशन पे फंस गया है और लेखक माहौल को बस एक लाइन में बांध देता है। पूरा स्टेशन कब्रिस्तान जैसा खामोश था। ये लाइन ही काफी है ना? वैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी सुनसान स्टेशन पर देर रात फंस गए हो? वो एहसास ही अलग होता है। बिल्कुल। और लेखक उसी एहसास को पकड़कर उसे उसे 1000 गुना बढ़ा देता है। हाँ। यहाँ खामोशी का मतलब सिर्फ आवाज का न होना नहीं है। ये एक अप्राकृतिक खामोशी है। अप्राकृतिक, सही कहा। देखिए, हम खामोशी को शांति से जोड़ते हैं, लेकिन एक रेलवे स्टेशन पर वहां कुछ आवाजों की उम्मीद होती है ना, लोगों की हलचल, ट्रेनों की गूंज। हाँ, शायद कुत्तों का भौंकना। बिल्कुल। और जब वो उम्मीद टूटती है, तो हमारा दिमाग उस खामोशी को शांति नहीं, बल्कि एक खतरे के संकेत की तरह पढ़ने लगता है। हाँ, कहानी में भी यही लिखा है। न कोई दुकानदार, न कोई यात्री, यहां तक कि कुत्तों की भी आवाज नहीं, बस एक पीली बत्ती टिमटिमा रही है। और वो टिमटिमाती हुई बत्ती, हाँ, वो वाकई बेचैन करने वाली है, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। सही पकड़ा। वो टिमटिमाती बत्ती अनिश्चितता का प्रतीक है। अच्छा। एक स्थिर रोशनी सुरक्षा का एहसास देती है, लेकिन एक टिमटिमाती हुई रोशनी वो बताती है कि सुरक्षा कमजोर है, कभी भी जा सकती है। हाँ, तो मतलब अभी कुछ डरावना हुआ भी नहीं है, पर माहौल तैयार हो चुका है। बिल्कुल। डर का बीज बो दिया गया है। और यहीं से कहानी में रहस्य का पहला धागा खुलता है। आरव टाइम टेबल पर देखता है कि रात 2:17 पर एक आखिरी ट्रेन है। लेकिन जब वो स्टेशन मास्टर से पूछता है तो कहानी के अनुसार उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। एक मामूली सवाल पर ऐसी प्रतिक्रिया, हाँ, बहुत अजीब है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। स्टेशन मास्टर, जो उस जगह का सबसे जानकार व्यक्ति होना चाहिए, वो खुद उस ट्रेन के नाम से डर रहा है। तो मतलब ये कोई अफवाह नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक जाना पहचाना खतरा लगता है। और उसकी चेतावनी तो और भी अजीब है। वो कहता है यहाँ 2.17 की कोई ट्रेन नहीं आती, और अगर आए तो उसमें मत चढ़ना। देखिए, इस बात में ही एक विरोधाभास है। वही तो, अगर ट्रेन आती ही नहीं तो उसमें न चढ़ने की चेतावनी क्यों? ये तो डर को और बढ़ा देता है, नहीं? बिल्कुल। ये डरावनी कहानियों का एक क्लासिक तरीका है। एक सीधी सादी चेतावनी उतनी डरावनी नहीं होती, लेकिन ये विरोधाभासी चेतावनी दिमाग में एक सवाल खड़ा कर देती है, आखिर माजरा क्या है? और स्टेशन मास्टर का डर, उसका वहां से तुरंत चले जाना। हाँ, वो तो बात भी नहीं करना चाहता था। वही, ये रहस्य को और गहरा कर देता है। और फिर ठीक 2.16 पर चेतावनी सच होने लगती है। कहानी में लिखा है, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक चुभ जाए। हाँ, यहाँ लेखक डर को सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि शारीरिक बना रहा है। शारीरिक मतलब हवा का अचानक ठंडा हो जाना, ये कई संस्कृतियों में एक अलौकिक उपस्थिति का संकेत माना जाता है। ओह, अच्छा। ये एक भौतिक चेतावनी है कि अब कुछ बहुत गलत होने वाला है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे किरदार अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता है। और फिर एक ट्रेन की सीटी की आवाज आती है, लेकिन वो भी आम नहीं है। आवाज धीमी, भारी, डरावनी बताई गई है, जैसे कोई घटना घटने वाली हो। बिल्कुल। इसके बाद ट्रेन का आगमन होता है और उसका हुलिया वो किसी भी तरह से एक सामान्य ट्रेन नहीं है। पुरानी जंग लगी ट्रेन, कोई नंबर नहीं, अंदर कोई रोशनी नहीं। और सबसे अजीब बात, दरवाजे अपने आप खुलते हैं,
जैसे जैसे कोई बुला रहा हो। बिल्कुल, और यही कहानीकार प्रतीकों से खेलता है। आमतौर पर ट्रेनें हमें कहीं ले जाती हैं, वो गति और जीवन की यात्रा का प्रतीक है। सही। लेकिन ये ट्रेन, ये जंग लगी, अंधेरी, बिना नंबर की, ये ठहराव और मौत का प्रतीक है। मतलब ये ट्रेन कहीं जा नहीं रही। नहीं, ये एक लूप में फंसी हुई है। ये एक चलती फिरती कब्र है, परिवहन का साधन नहीं। वाह। और दरवाजों का अपने आप खुलना, वो एक अशुभ निमंत्रण है जो कहता है तुम्हारा स्वागत है, लेकिन यहाँ से वापसी नहीं है। और फिर उस ट्रेन से लोग उतरते हैं, आदमी, औरतें, बच्चे, लेकिन वे भी सामान्य नहीं है। नहीं। कहानी बताती है सबके कपड़े पुराने जमाने के थे, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई पलक नहीं झपका रहा था, सबकी आंखें खाली थीं। ये पढ़कर ही एक अजीब सी सिहरन होती है। यहाँ कहानी एक बहुत ही गहरी इंसानी नस को पकड़ती है। इसे ही अनकैनी वैली कहते हैं। अनकैनी वैली। हाँ, मतलब जब कोई चीज इंसान जैसी दिखे लेकिन हो नहीं, तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह देखता है। अच्छा। ये यात्री उसी खाई में खड़े हैं, शरीर इंसानों का, पर अंदर कुछ भी नहीं। उनकी खामोशी, उनकी खाली आंखें, ये सब संकेत हैं कि ये जिंदा इंसान नहीं, बल्कि अतीत की गूंज है। खासकर एक औरत का जिक्र है, वो आरफ के सामने रुककर मुस्कुराती है, पर कहानी कहती है वो मुस्कान गलत थी। गलत मुस्कान। हाँ। फिर वो पूछती है आओगे, और उसकी आवाज ऐसी है जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। वो एक आवाज ये बताती है कि वो अकेली नहीं है। वो उन सभी आत्माओं का एक समूह है जो उस ट्रेन से जुड़ी हैं। ओह। वो एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस हादसे का प्रतीक है। और उसकी मुस्कान इसलिए गलत है क्योंकि उसमें कोई भावना नहीं है, वो सिर्फ एक जाल है। और यही कहानी एक बहुत ही चालाक मोड़ लेती है। मतलब स्टेशन मास्टर की चेतावनी, ट्रेन का भयानक हुलिया, यात्रियों का अजीब व्यवहार, इन सब के बावजूद आरव लगभग खुद को संभाल लेता है और पीछे हटने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, ट्रेन के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। एक लड़का दरवाजे के पास खड़ा कहता है, अंकल, मैं खो गया हूं। और ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खौफनाक हिस्सा है। जाल। जाल। ये तो कमाल का मनोवैज्ञानिक जाल है। मतलब आरफ डर का सामना कर सकता था, लेकिन एक मासूम बच्चे की पुकार उसे कैसे नजरअंदाज करें। बिल्कुल, एक बच्चे को मुसीबत में देखकर मदद करने की इच्छा, वो उसके डर पर हावी हो जाती है और वो ट्रेन में चढ़ जाता है। कहानी यहाँ डर को दरकिनार करने के लिए एक शक्तिशाली मानवीय भावना का इस्तेमाल करती है, सहानुभूति। सही बात है। वो भूत या ताकतें जो भी हैं, वे जानती हैं कि इंसान की अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो मतलब क्या आरफ के पास कोई और चारा था? एक समाज के तौर पर हमें तो यही सिखाया जाता है कि बच्चों की मदद करो। यही तो इस जाल की खूबसूरती और क्रूरता है। ये आपको एक नैतिक दुविधा में डालता है, जहां सही काम करना ही सबसे गलत फैसला बन जाता है। ये लड़ाई किसी बाहरी राक्षस से नहीं, बल्कि आपके अंदर की इंसानियत से है। बिल्कुल। और उस लड़ाई में ज्यादातर लोग वही करेंगे जो आरव ने किया, इसीलिए ये इतना असरदार है। और जैसे ही वो ट्रेन में पैर रखता है, जाल बंद हो जाता है। सब कुछ शांत हो गया, दरवाजे जोर से बंद हुए, ट्रेन तेजी से चल पड़ी। और फिर ट्रेन के अंदर का भ्रांक सच सामने आता है। जब आरव पीछे मुड़कर यात्रियों को देखता है, तो उन लोगों के चेहरे नहीं थे। चेहरे ही नहीं थे। इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब उनकी पहचान ही छीन ली गई। बिल्कुल, चेहरों का न होना उनकी पहचान के पूरी तरह मिट जाने का प्रतीक है। वे अब इंसान नहीं हैं, वे सिर्फ उस हादसे का हिस्सा है। उनकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं बची है। नहीं, वे उस ट्रेन की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन चुके हैं। फिर एक यात्री, जिसकी आवाज पत्थर जैसी है, आरव से कहता है, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। ये ट्रेन सिर्फ एक ही जगह रुकती है। और वो जगह? हाँ। जब आरव पूछता है कहां, तो जवाब मिलता है, जहां इस ट्रेन में बैठे हर इंसान की मौत हुई थी। ये सुनकर तो रूह कांप जाती है। अब ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि ये ट्रेन एक चलती फिरती कब्र है। हाँ। ये उन सभी आत्माओं को इकट्ठा करती है जिनकी मौत रेलवे से जुड़ी थी, और अब आरव भी उस चक्र का हिस्सा बनने वाला है। और वो बच्चा, हाँ, वो बच्चा जिसकी मदद के लिए वो अंदर आया था, अब रो नहीं रहा है। कहानी के अनुसार उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। और वो कहता है, तुम जिंदा हो, लेकिन ज्यादा देर नहीं। मतलब मासूमियत सिर्फ एक मुखौटा थी। अंतिम धोखा। बिल्कुल।
लेकिन किसी तरह आरव को भागने का मौका मिल जाता है। ट्रेन धीमी होती है और वही भद्रकाली स्टेशन दिखाई देता है। दरवाजे खुलते हैं और आरव पूरी ताकत से भागता है। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर गिरता है, ट्रेन गायब हो जाती है। गायब? और घड़ी में 2:18 बज रहे होते हैं। सिर्फ 1 मिनट में उसकी दुनिया बदल गई। वो 1 मिनट का फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि ये पूरा अनुभव जैसे समय से बाहर हुआ हो। वो उस 1 मिनट में एक दूसरी ही दुनिया में था। जब वो उठता है तो स्टेशन मास्टर वहीं खड़ा होता है और पूछता है, तुम चढ़ गए थे ना? और तब स्टेशन मास्टर उसे श्राप के बारे में बताता है। अब ये ट्रेन हर साल 2:17 पर तुम्हें लेने आएगी। और यही कहानी का असली डर सामने आता है। ये कहानी सिर्फ एक बार बच निकलने पे खत्म नहीं होती। अगर आरव हमेशा के लिए बच जाता तो ये एक सामान्य डरावनी कहानी होती। सही। लेकिन ये श्राप, इसका मतलब है कि डर अब आरव की जिंदगी का एक स्थायी हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। कहानी का अंत भी बहुत असरदार है। ये वर्तमान में खत्म होती है। 3 साल बीत चुके हैं और आरव उसी स्टेशन पर खड़ा है। अच्छा। वो कहता है, मेरे फोन में 2.16 AM दिख रहा है, और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये तो बहुत भयानक अंत है। हाँ, ये पाठक को एक अनिश्चितता में छोड़ देती है कि इस बार क्या होगा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हर साल उसे उसी खौफ का सामना करना पड़ेगा। ये डर कहानी के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि पाठक के मन में जिंदा रहता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी की बनावट को देखें तो ये हमें दिखाती है कि कैसे डर पैदा करने के लिए सिर्फ भूत प्रेत जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस कहानी ने अकेलेपन का इस्तेमाल किया, एक रहस्य बनाया, हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को कुरेदा और फिर जाल बिछाने के लिए हमारी सबसे अच्छी भावना यानी सहानुभूति का सहारा लिया। सही कहा। डर की हर परत को बहुत ध्यान से बुना गया है, माहौल से लेकर मनोवैज्ञानिक हेरफेर तक। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, ये हमें असहज करती है। हाँ, क्योंकि ये हमारे अपने फैसलों पर सवाल उठाती है। बिल्कुल। कहानी का अंत एक चेतावनी के साथ होता है, जो सीधे तौर पर पाठकों के लिए है। अगर आज आपको 2.17 पर ट्रेन की आवाज आए तो याद रखना, उसमें मत चढ़ना। और शायद यही इस कहानी का सबसे गहरा सवाल है। ये सिर्फ एक भूतिया ट्रेन के बारे में नहीं है। ये इस बारे में भी है कि कैसे एक पल का फैसला, चाहे वो नेक इरादे से ही क्यों ना लिया गया हो, किसी को हमेशा के लिए एक डरावने सच से बांध सकता है। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए, चाहे उनके पीछे कोई कितना भी मासूम क्यों